अधूरे ख्वाब की टीम ने सीकर जिले के कुछ ऐसे गांव और कस्बों का रुख किया था जहां मुस्लिमों की बड़ी आबादी बसी है। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको सीकर के कांसली कस्बे के हालात दिखाए थे। आज आपको ले चलेंगे सीकर शहर के बिल्कुल करीब बसे किरडोली कस्बे में। सीकर शहर से 10 किलोमीटर दूर बसे इस कस्बे की कुल आबादी का 60% हिस्सा मुस्लिम माइनॉरिटी का है। इतनी बड़ी आबादी के बीच कैसे हैं यहाँ के हालात और किन चीजों से दो चार है यहाँ का मुस्लिम तबका, आइए देखते हैं। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मेज पर पड़ी धूल की मोटी मोटी ये परतें देख लीजिए। और जंग लगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखकर अंदाजा लगाना आसान है कि इस अस्पताल में किस तरह इलाज किया जा रहा है। 1200 रुपए मंथली देते हैं। वो कहता है मैं 1200 रुपए में सफाई नहीं करूंगा, उसको 1200 रुपए का चेक ही दिया जाता है। सफाई कर्मचारी ये सफाई के लिए बुलाना पड़ता है और इधर रोजाना नहीं आते, 1-2 दिन में बुला वो तभी तो आता है, बुलाने से आता है। और परमानेंट कर्मचारी तो है नहीं, वो टेम्पररी रखा है। गांव में भी दवा वगैरह छिड़कना मच्छर की और डेंगू का, उसका भी सर्वे किया हमने। और इस कुआं में वो जो ना दवा वगैरह भी डालते हैं, हम घर घर टंकियों में देख के आती हूँ। सिर्फ साफ सफाई का नहीं है, बाकी तो सुविधा सब है। देखो ऐसी बात नहीं है, आए हुए को हम मना नहीं करते। दवा जो जितनी जानकारी उतनी दवा हम देते हैं उसको। अगर हमारे यहाँ कोई मतलब किसी के फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो उसका तो प्राथमिक उपचार तो फिर भी हम करते हैं यहाँ, उसके अलावा फिर उसको सिक्कर के लिए बोलते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की भी बेहद कमी है। डॉक्टर ने महीने भर की छुट्टी ले रखी है। बस ये 3 औरतें हैं जिनके भरोसे ये अस्पताल चल रहा है। डॉक्टर तो आती है, डॉक्टर तो अभी एग्जाम के लिए छुट्टी पर गई है, कल से आज से छुट्टी पर है वो। ये जो हॉस्पिटल है, कब डॉक्टर साहब यहाँ पर आते हैं और कितने मरीज यहाँ पे, जो एक बड़ा गाँव है यहाँ पे काफ़ी बड़ी आबादी है। तो सर आए क्या मरीज यहाँ पे, मरीज यहाँ डॉक्टर नहीं होता, स्टाफ नहीं होता, क्या करेंगे मरीज आके। गरीब आदमी है वो टैक्सी में सीकर जाते हैं, यहाँ पे स्टाफ नहीं है। स्टाफ की बदौलत ये कोई हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है। आप देखें लेबोरेटरी में कोई आदमी नहीं है। मैं विदेश से आया हूँ, 10 दिन हो गए मेरे को आके, 10 दिन हो गए आके। मैं रोज़ाना इनके पास में आता हूँ, मेरी शुगर टेस्ट कीजिए, बोलता है यहाँ स्टाफ नहीं है। बीपी चेक करवा के मेरे को भेज देते हैं, बाद में सीकर से आके मैं चेक करवा के आता हूँ। गरीब आदमी, एक जो गाँव का बासिंदा है, वो कैसे जाएगा। डॉक्टर का बहुत कम चांस है यहाँ, डॉक्टर और कोई जांच वांच कुछ नहीं होती है यहाँ। और अभी तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, कब आते हैं कब जाते हैं, हम तो इन 3 को देखते हैं यहाँ। मैं कम से कम 15-20 दिन से वहाँ जाता भी हूँ। उन लोगों को काफ़ी ताकीद भी करता हूँ कि भाई आप टाइम पर रहो, लोगों को सर्विस दो, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ऊपर लेवल पर भी जो हमारे ब्लॉक CMHO है, उसको पंचायत समिति की मीटिंग के अंदर भी ये मुद्दा उठा है, वहाँ भी कहा है, वैसे भी कहा है। यहाँ डिप्टी CMHO आके भी 24 घंटे चालू रखने की इनको हिदायत देने के बाद भी, और वो प्रॉपर ये काम नहीं हो रहा है। अजीब बात तो ये है कि ये स्वास्थ्य केंद्र दूसरे गांवों का सेंटर भी है, जहां से दवाएं और वैक्सीन भेजी जाती है। जब इस स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है तो अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल होगा जो दूर दराज के गाँवों में चल रहे हैं। हॉस्पिटल की तो बहुत ही अब भी इतनी हालत ख़राब है कि हमने जो हॉस्पिटल बनाई, ये हॉस्पिटल मेरे टाइम बनी थी, मैंने बनाई थी। तो ये हमने बिल्कुल जो रैप होती है ना PHC का जो नक्शा, उसके मुताबिक ये हॉस्पिटल बनी है। ऐसे नहीं कि ये 2 कमरे बना दिए, 1 कमरे बना दिए, नहीं, बिल्कुल तरीके के मुताबिक बनाई। लेकिन सरकार ने हमारे को नहीं तो आज तक स्टाफ पूरा दिया नहीं। ऐसा डॉक्टर आते हैं जो बिल्कुल नया लगता है, नहीं, वो पहले हमारे गाँव में आएगा, उसके बाद में वो कहीं जाएगा दूसरी। हॉस्पिटल के लिए पहले तो ये चाहते हैं कि हम कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें पूरा स्टाफ रहना चाहिए। इसके बाद में हम ये भी चाहते हैं कि हमारा गांव इतना बड़ा हो गया यार, चारों तरफ छोटे छोटे गांव हैं, तो हमारा ये हॉस्पिटल रेफरल बन जाए तो और भी बहुत बढ़िया काम। यहाँ इंसानों के अस्पताल के साथ साथ जानवरों के अस्पताल का हाल भी देख लीजिए। ग्रामीण इलाका होने की वजह से यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी घरों में पालतू जानवर मिल जाएंगे, पर जानवरों के इलाज के लिए यहाँ कुछ नहीं है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पशु चिकित्सालय के पास अपनी जगह ना हो, बल्कि यहाँ बाकायदा जानवरों का चिकित्सालय बना हुआ है, पर आज इसकी भी दुर्दशा है। पुरानी इमारत होने की वजह से इस चिकित्सालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, पर कई साल बीत गए, आज तक इसकी मरम्मत नहीं हो सकी है। हमारे किरडोली में जो पशु की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय बना हुआ है, अब उसकी बिल्डिंग डैमेज हो गई। पीडब्ल्यूडी ने 2 साल पहले बिल्डिंग का निरीक्षण करने के पश्चात ये कह दिया कि बिल्डिंग नकारा हो चुकी है, टूट के दूसरी पड़ेगी। राज्य सरकार को प्रस्ताव चला गया, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई बजट नहीं दिया। फिलहाल पशु चिकित्सालय अटल सेवा केंद्र के अंदर, जहां हमें उस बिल्डिंग की पूरी आवश्यकता है, उसके अंदर टेम्परेरी तौर पर वहाँ चल रहे हैं। तो ये बिल्डिंग के लिए पैसा राज्य सरकार दे और ये बिल्डिंग बने, तो कम से कम वो अपनी जगह के ऊपर चला जाए। किरडोली में साफ सफाई की भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। हर तरफ नालियों में पानी भरा पड़ा है, साथ ही गली मोहल्लों में भी गंदगी आम है। जाहिर है, जब शहरों की हालत ठीक नहीं है तो इन कस्बों की हालत कैसे ठीक हो सकती है? गंदगी तो रहेगी जब तक सरपंच इसका बंदोबस्त नहीं करेगा। सरपंच सफाई वाला रखे और वो ही सफाई कराए। आम आदमी तो आकर के साफ उठाने से रहा कचरा। पानी की वजह से हमारे गांव में ज़्यादा गंदगी रह रही, और गंदगी मतलब फिर एक चीज़ और है इसमें कि सरकार की तरफ से बजट नहीं है। अब पहले गांव छोटे थे, अब गांव भी कस्बों की तरह बदलने लगे, इनमें भी गंदगी अपने आप बढ़ने लगी। तो मेरा तो एक आइडिया कि सरकार को भी थोड़ा बहुत बजट दे पंचायत को, जिससे कि पंचायत उसकी सफाई करा सके। सफाई की काफ़ी हम कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है, अभी गांव के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है कि वो लोग, क्योंकि प्रॉपर तो यहाँ म्यूनसिपैलिटी जैसी सफाई कर्मचारी तो है नहीं। अब कभी 15 दिन से 20 दिन से सफाई करवाते हैं। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें इस गंदगी को दूर रास्ते के अंदर नहीं डालनी चाहिए। तो काफ़ी लोगों को समझा रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे समझ आएगी आगे चल के इसमें सुधार होगा। किरडोली में पानी निकासी भी एक बड़ी समस्या है। सीवर लाइन के लिए आज तक कोई योजना तो बनी नहीं, और पानी निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हमारे ग्राम पंचायत किरडोली की लगभग 10,000 से अधिक आबादी है, और ये मुस्लिम बाहुल्य एक गाँव है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा समस्या हमारे गांव के अंदर मुख्य पानी की समस्या है। पानी की निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पे हमने 4-5 जल ग्रहण कूप बना रखे हैं। कुछ एक कूप ऐसा है, उस कूप को सेंटर के रूप में उनको वहाँ से एक पंप सेट से हम बाहर लिफ्ट करते हैं पानी को, लेकिन उसमें पानी को वहाँ बाहर गंदे पानी को फेंकने के लिए भी हमें उसका बिल वहन करना पड़ता है। वो हमारे ऊपर बाहर आता है। निजी आय हमारी ग्राम पंचायत किरडोली की कोई है नहीं, और सरकारी योजना का जो पैसा है वो हमारा इस तरीके से अगर पानी गंदे पानी के बहाव के लिए हम लगा देंगे तो हमारे गांव का विकास तो अवरोध हो जाएगा। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार हमें कोई बड़ा बजट उपलब्ध कराए और गांव का एक प्रॉपर सर्वे करवाए कि इस गांव का पानी बाहर निकालें, और वो बहुत बड़ा बजट जैसे कम से कम 1-2 करोड़ का पैकेज दे, तो ये गांव हम इस समस्या से हमें निजात मिल सकती है। यहाँ मेन समस्या जो है गांव की, वो एक तो पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी निकासी के लिए गांव के नज़दीक कोई सार्वजनिक ज़मीन नहीं है। जो गांव से कम 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर जो सार्वजनिक ज़मीन पड़ती है, वहाँ पानी निकासी के लिए कम से कम 2-2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट होना आवश्यक है, जब जाके पानी निकासी की समस्या दूर होगी। इसके अलावा दूसरी हमारी जो गांव के अंदर स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, उसमें पीएचसी की बिल्डिंग बनी हुई है, पीएचसी चालू भी है, लेकिन प्रॉपर उसके अंदर काम नहीं हो रहा है। यहाँ किरडोली में सड़कों की हालत भी खराब है, चाहे बरसात हो या आम दिन, पर ये सड़कें हमेशा ही टूटी पड़ी रहती हैं, पर इनका पुरसाने हाल कोई नहीं। साथ ही यहाँ साधन की भी बड़ी समस्या है। एक तो सड़कें खराब, ऊपर से साधन की कमी।
आखिर लोग करें भी तो क्या? बसें तो नीचे बसें तो 2 आती हैं 2 जाती हैं। उनका टाइम फिक्स है, 9 बजेगा 2 बजेगा, 2:30 बजे जाती है। आने का शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे जाती है, एक आती है 10 बजे। यहाँ प्रॉपर मतलब यातायात का साधन नहीं है। ये बात सही है कि गांव के अंदर आने जाने के लिए कोई बसों का साधन नहीं है। हमारे यहाँ टेम्पू जो गांव के हैं 10-5 वो सीकर किरडोली के बीच चलते हैं। बाकी और कोई व्यवस्था नहीं है। वो भी अपनी मर्जी से जैसे आते जाते सवारी पूरी हो तो जाते हैं, नहीं तो खड़े रहते। दिक्कत जरूर है ये भी परेशानी हमारे सामने है। आइए अब किरडोली के तालीमी हालात पर भी नजर डालते हैं। किरडोली में तालीम के हालात पहले से जरूर बेहतर हुए हैं। मुस्लिम समाज ने अपने स्तर पर कई सारे स्कूल और मदरसे खोल रखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की तालीम में काफी इजाफा हुआ है। पर बच्चियों की तालीम में आज भी कोई ज्यादा इजाफा नहीं हो पाया है। इसमें लोगों की कमी कहें या फिर सहूलियतों की कमी, वजह सिर्फ इतनी है कि यहाँ बच्चियों का स्कूल सिर्फ 8वीं तक ही है। हम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू हम पढ़ना चाहते थे, पर नहीं पढ़ा। हम टीचर बनना चाहते हैं, घर वाले नहीं चाहते थे पढ़े आगे। सरकारी स्कूलें भी यहाँ पे 5-7 हैं और सीकर की भी स्कूलें कवर करती हैं, प्राइवेट स्कूलें। और पढ़ते तो हैं बच्चे, लेकिन लड़कियों को खासतौर पर 8वीं के बाद लगभग नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं भेजते पेरेंट्स। हम लोग छुट्टियों में घर घर जा कर के उनको बहुत से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई आप लोग भेजो बच्चों को, लेकिन पेरेंट्स शायद एग्री नहीं होते हैं इसके लिए। वो कहते हैं कि अपनी वाली ये स्कूल है, अगर ये 10th तक हो जाए तो हम यहाँ बच्चों को डाल सकते हैं। बालिका विद्यालय है वो 10th तक होना चाहिए। इतना बड़ा गांव है, इसमें हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, तो वो 8वीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ देती हैं और घर पे बैठ जाती है। जबकि सरकारी विद्यालय है वो भी सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, वो केवल सेकेंडरी विद्यालय है। वहाँ भी जो निम्न तबके के बच्चे हैं वो नहीं जा पाते, फिर वो उनको प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ता है या अपनी पढ़ाई है वो बीच में छोड़नी पड़ती है। हमारे जो लड़कियां हैं उनके लिए शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है। वो क्योंकि मुस्लिम परिवारों में क्या शिक्षा का अध्ययन करने बाहर लड़कियां कम जाती हैं, तो गांव में अगर वो सेकेंडरी या सीनियर स्कूल अगर गर्ल्स की हो तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता हमें। ये हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमें एक पर्सनल गर्ल्स स्कूल, एक सीनियर स्कूल बनाए, तो ये हमारी सरकार से मांग रहेगी। यहाँ 10th क्लास तक की हमारे यहाँ किरडोली गांव काफ़ी बड़ा है वैसे, लेकिन 10th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल अपने यहाँ 10th क्लास तक का है। हमारे यहाँ सेकेंडरी स्कूल है, जबकि छोटे छोटे गांवों में सीनियर स्कूल बनी हुई है। लड़कियों की 8वीं तक की स्कूल है, उसको भी कम से कम सेकेंडरी किया जाए तो बच्चियाँ जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने के नाते लड़कियाँ दूर जाती नहीं पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है 8वीं तक की। तो ये एजुकेशन के मामले में। दूसरी बात, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ मतलब उर्दू सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, न उर्दू सब्जेक्ट की यहाँ मतलब स्वीकृति निकली हुई है। ये भी होना जरूरी है। यहाँ 12वीं तक चलने वाले स्कूल भी कस्बे से थोड़ा दूर हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम कस्बा होने के बावजूद यहाँ बच्चों की तादाद काफी कम है। गांव से स्कूल की दूरी ज़्यादा है, इससे छोटे बच्चे ना वो नहीं आ पा रहे हैं। बाकी 9-10 में स्ट्रेंथ ठीक है। हमारे स्कूल में मुस्लिम लड़कियों की कम होने की वजह ये है कि ये गांव से काफ़ी दूर है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है मुस्लिम आबादी से, तो इसलिए यहाँ तक ये जो मुस्लिम बच्चे हैं वो नहीं पहुँच पाते। कस्बे में कॉन्वेंट स्कूल जरूर मौजूद हैं, पर इसमें भी वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके परिवारों की माली हालत थोड़ी ठीक है। पर उन बच्चों का क्या जिनके माँ बाप 2 जून की रोटी के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसको माध्यमिक विद्यालय भी बनाती है तो बहुत कुछ इस गांव को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे स्कूल के जस्ट पीछे थोड़ा ऐसे लो स्टैंडर्ड का मानिए आप, गरीब मोहल्ला है, तो उनकी इस मोहल्ले की शिक्षा दीक्षा तो कम से कम, काफ़ी बड़ा मोहल्ला है तो उसकी शिक्षा दीक्षा तो कम से कम इस स्कूल पे डिपेंड करती है। इस मोहल्ले की बच्चियां 8 क्लास तक यहाँ पढ़ती हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बच्ची बाहर जाती होगी पढ़ने के लिए। सीनियर स्कूल की हमारे गाँव में बहुत ही बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे हैं वो जैसे 10th कर लेते हैं, फिर यहाँ पर जो बच्चे 40 के करीब जो 10th से पास करके जाते हैं वो पूछते हैं सर अब हम कहाँ जाएं। जैसे प्राइवेट स्कूलों में देने के लिए उनके पास जैसे फीस वगैरह नहीं है, तो फिर वो या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं
या फिर इधर उधर जैसे दूर जाना पड़ता है, जैसे सबलपुर आ जाते हैं, कोई सीकर जाता है, तो सीनियर स्कूल की बहुत बड़ी यहाँ पर आवश्यकता। यहाँ उर्दू का फिलहाल है ही नहीं सब्जेक्ट, फिर भी यहाँ उर्दू के टीचर हैं, हमारे बच्चों को कुछ सिखा भी रहे हैं उर्दू में। यहाँ स्कूलों में उर्दू विषय के टीचरों की कमी तो है ही, साथ ही खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों पर भी कोई ध्यान नहीं है। इस बास्केटबॉल कोर्ट को ही देख लीजिए। कुछ साल पहले इस स्कूल को एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाकर दिया गया था, पर आज इसके एक पोल के गिर जाने के बाद भी, लाख शिकायत करने के बाद भी इसे ठीक करने वाला कोई नहीं आया, जिसे लेकर बच्चे मायूस हैं। राज्य सरकार नियमित रूप से कोई प्रशिक्षक भेजती नहीं है और उसके अभाव में बच्चे पलायन कर जाते हैं। और बास्केटबॉल जैसी खेल है, इसमें प्रशिक्षक की अच्छी आवश्यकता होती है। और एक दफ़ा कोई तेज तूफान आया, उसमें ये पिलर गिर गया। यहाँ रोजगार की भी बड़ी परेशानी है। कांसली की तरह यहाँ एक बड़ा मुस्लिम तबका भी खाड़ी देशों का रुख करने को मजबूर है। पहले के मुकाबले यहाँ के बाशिंदे तालीम बढ़ने की वजह से जरूर सरकारी और निजी नौकरियों में आ रहे हैं, पर इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती। तालीम बढ़ने से यहाँ पर एक ऐसी जमात भी तैयार हो रही है जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां मौजूद हैं, पर इन नौजवानों को नौकरी न मिलने की वजह से खाड़ी देशों का रुख करना पड़ रहा है। यहाँ काम करने के लिए कुछ नहीं है खेती के अलावा, इसलिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई काम करने के लिए यहाँ पे कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि हम पैसा कमा सकें और परिवार चला सकें, इसीलिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। रोज़गार का कोई साधन नहीं है, इसलिए लोग वहाँ जाने जाते हैं विदेश। विदेश में अच्छी आमदनी है, इसलिए यहाँ पर रोज़गार का साधन कम होने के कारण आज हालात ये हो गए गांव के कि आपको मुश्किल से 2-3-5% परिवारों के जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी में मिलेंगे, बाकी सब मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं। और वो मजदूरी भी मतलब विदेश जाके करनी पड़ती है, यहाँ अपने देश में मजदूरी भी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए विदेश जाना पड़ता है और वहाँ जाकर मजदूरी करते हैं। रोजगार के अवसर कम होने के कारण से बीच में छात्र शिक्षा से पलायन कर जाते हैं। और अगर यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन प्रशिक्षणों की व्यवस्था हो जाए तो गांव आगे विकसित हो सकता है। जवान पॉपुलेशन है, जैसे युवा वर्ग बोलते हो आप लोग, वो उसमें से 90% बाहर रहते हैं लोग। उसका कारण ये रह गया कि यहाँ पे शिक्षा का अभाव काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ नौकरियाँ तो है कम, हर आदमी की एक ही मानसिकता रहती है हमें बाहर जाना चाहिए, और बाहर जाके विदेशों में नौकरी यही करते हैं, बस खेती अपने बिल्डिंग लाइन का काम वगैरह ये कर करके अपना पालन पोषण करते हैं परिवार का। मुसलमानों में शिक्षा की कमी है और वहाँ तक मुसलमानों के युवा लड़के हैं वो पढ़ नहीं सकते, कंपटीशन में आ नहीं सकते। 10वीं 11वीं 12वीं तक करके उसके बाद फिर ये पोजीशन हो जाती है कि कंपटीशन में वो आगे तैयारी भी नहीं कर सकती। क्या हुआ, कोई 100 में से 2% 4% अगर तैयारी में कामयाब होते हैं तो वो लास्ट में यहाँ पे कोई भी कामयाब नहीं होता, उनके फिर आगे कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो वो गल्फ में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो इन सब के बावजूद किरडोली में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ का मुस्लिम तबका पहले से जागरूक हुआ है। चाहे कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो या फिर पानी के लिए लगे ये फ्रिज, इन सभी को मुस्लिम तबके ने अपने दम पर अंजाम दिया है। जहां एक और गौ हत्या को लेकर देश प्रदेश में माहौल बिगाड़े जा रहे हैं, वहीं यहाँ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ मुस्लिम तबके ने एक गौशाला भी बना रखी है, जिसमें गायों की देखभाल तो की ही जाती है, साथ ही ये गौशाला हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी बन गई है। मुस्लिम समाज और हमारा जो कैम खानी समाज है, ये तो बहुत ही पहले से मतलब गायों से जुड़े हैं। जैसे हमारे फतेहपुर में दादा जलाल खान ने बीड़ छोड़ा था 11,000 बीघा, वो सिर्फ गायों के लिए छोड़ा था। वो इतिहास आज भी गवाह है इस चीज़ का कि गायों के लिए उन्होंने वो बीड़ छोड़ा था। और जो पहले हर घर के अंदर मतलब हर मुसलमान के घर में भी गाय मिलती थी, अभी धीरे धीरे मतलब गायों का तो जैसे ये दूध की उन्नति ज़्यादा हुई ना, उसके हिसाब से गायों का रखना कम कर दिया। अभी गौशाला में चला रहा हूँ 5 साल से मैं चला रहा हूँ। गांव का कुछ अपनी इच्छा से कोई सहयोग करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो 5 साल से मैं अकेला उसका निर्माण का, उसका रहने का, खाने पीने का पूरा हम चला रहे हैं। ज़्यादा करके मकसूद का सरपंच है, आके देखभाल हम चल रहे हैं जी। और वैसे आड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके भी देखभाल चलती है। हिंदू का भी थोड़ा बहुत सुबह चलता है।
और बाकी जितना भी खर्चा सब यही पूरा करते हैं और यही खर्चा इनको जो देखभाल कर रहे हैं उसको दे रहे हैं। चारा उरा कोई जाओ कोठे वाला वो दे दे नहीं दे तो ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी मर्जी से जो भी दे वो ले लेंगे। भाईचारे की भावना बढ़ती है इसमें, हिंदू मुस्लिम सब एक ही मानते हैं, सब एक ही रहते हैं, इसी वजह से सही है ये काम। 100-125 गाय करीबन है और टाइम मिलता है तो हम भी यहाँ पर काम करते हैं थोड़ा।